हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री 2023 सेट नंबर 5 कोड सी सॉल्व करेंगे और एक ही क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास इसमें से किसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लें कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ये होता है कि आपके पास मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये सेल हैं। मैं एक सोडियम का एग्जांपल ले लूँ 281। अब सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, लैंथेनम, गैडोलीनियम, ल्यूटीशियम, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम लोग ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें आपके पास लिखा है सब कुछ। अब क्या होता है, एले मतलब लैंथेनम। ठीक है, तो लैंथेनम जो आपके पास है ये यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा लैंथेनम का, 57। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनान ये है 4f0 5d1 6s2। ठीक है, अब आप देखोगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, यदि यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें, एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फिर आप इलेक्ट्रॉन निकालें दूसरा तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या कहलाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मान लो आपके पास पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट बोला जाएगा, फिर यहाँ से निकाला सेकंड बोला जाएगा। अब तुम्हें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पर फोकस करना है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं गैडोलीनियम का, और ये ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये 6s2 है। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो लैंथेनम 2+ है। अब ये चाहता है कि मैं 3+ में चला जाऊं। क्यों चाहता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 4f0 5d1। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस कर देना तो ये चला जाएगा थर्ड में, तो हो जाएगा 4f0। अच्छा, 4f0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे इसके जो अंदर वाला मतलब सब जेनान आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा आ जाएगा, तो इसे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे देखोगे आप गैडोलीनियम के केस में 2 है मान लो। अब तुम्हें थर्ड में जाना है तो थर्ड में क्यों जाना चाहेंगे, जैसे अभी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दें तो अब इनके पास ये 0 हो जाएगा, बचेगा 4f7। तो देखिएगा यहाँ 4f0 और उसके बाद जो पहले जो है क्या है, वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ल्यूटीशियम के केस में जब देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 4f14 5d1 आता है ना, तो इसको लॉस कर दे तो 3 में चला जाएगा, तो 4f14 आ जाएगा। तो मेरे पास फोकस करना 4f0। ठीक है, इसके पहले देखिए यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई आपके पास कोई एलिमेंट प्राप्त करता है तो कहते हो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। ऐसे 4f7 में हाफ फील्ड है और यहाँ पर फुल फील्ड है,
तो हम लोग जब क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर वही केस आने वाला है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर बॉक्स में थोड़ा हम पढ़ लें। लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम हैव एबनॉर्मली लो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या लो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। वैल्यू बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगा। आप 4f0 होने पर उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा क्योंकि इसके पहले जिनान आ जाएगा जो इनर्ट है। ऐसे 4f7 और 4f14 ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो ये रीजन था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह पर आप आयनाइजेशन एनर्जी रख करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बी पार्ट पर। और बी पार्ट क्या कह रहा, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द रेट कांस्टेंट द हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 180 ग्राम वाटर के मोल क्या होंगे, तो ये हम लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखिए 10 मोल होंगे, ठीक है। यहाँ भी आपके पास दिया है। अब हम देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। पहले भी इसका डिस्कस हो चुका है। वेट दिया गया 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ जाता है 18, ठीक है। और मोल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, स्मॉल w अपन स्मॉल m। तो यहाँ से आ जाएगा 10 मोल, ठीक है। चलिए सी पार्ट पर आते हैं हम लोग। सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। सी पार्ट में आप जो देखोगे बेटा, तो ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेशन रखता है ये क्वेश्चन। तो द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन A+2B एरो प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन R, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन एक दिया है। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विल भी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहे हैं। तो बस रिएक्शन को देख लीजिए और यहाँ से जो स्टोइकियोमेट्री होती है रिएक्टेंट के पहले, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये दो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड आने वाला है मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर देख लिया जाए, मैंने लिखा हूँ थर्ड, ठीक है। उसको उतार दिया हूँ जो क्वेश्चन में था, यहाँ पर देखिए। और इसके रेट का एक्सप्रेशन भी मैंने उतार दिया है। तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर थर्ड आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो लिखा हूँ मैं, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ऐड कर दो कोफिशिएंट को। यहाँ जैसे ये है ना, तो इसके पहले 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 + 2 को ऐड कर दें। तो यही है मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन एन एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप, ठीक है। सिंगल स्टेप की बात करेगा। यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑन कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड फार्म। कैनिजारो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाता है बेटा एक मेथिल एल्कोहल। आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है, देख लिया जाता है। लिखा है मेथिल एल्कोहल। अब आप देखोगे तो जैसे SCHO के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे कंसनट्रेट KOH की प्रेजेंस में। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा जो मेथिल एल्कोहल में जाएगा, और दूसरा उसके साल्ट में बनाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन। ये दिए हैं RnH2 CHCl3 क्लोरोफार्म है, 3 KOH RnC 3 KCl 3 वाटर। द एबव रिएक्शन इज, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनता है जो फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो आपके पास है कार्बिल एमीन। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, तो इसमें 1 होता है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी होगा 1,
2 3 4। एल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH ग्रुप, और कैसा इनको चाहिए, प्राइमरी। तो पहले लिख लो आप, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, CHO, ठीक है, CHOH 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 यहाँ पर कर लीजिए, और लास्ट में CH2OH। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे नाम दे दिया। अच्छा है, आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो ये जो OH है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो भैया सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है, ये भी, केवल यही एक ऐसा कार्बन है जो प्राइमरी OH ग्रुप इससे जुड़ा है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल केवल कितना होगा, 1 होगा। देखो क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो कार्बन है, ये सब कार्बन है, अब यहाँ से तो OH आप जोड़ोगे तो इसको कहोगे प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन ही कैसा है, प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे, वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा, और यदि प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। इसको मैं 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ OH है, तो अब देखो जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, वो सेकेंडरी है, क्योंकि वो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2। जैसे इसको आप देखोगे तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ आने वाला है। तो इसीलिए अल्कोहल, इसमें जो ग्लूकोज में कितने होते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल केवल एक ही होता है। ये तो आपके पास सेकेंडरी है, क्योंकि जब इसको देखोगे तो ये जो OH जुड़ा है ना जिस कार्बन से, इससे ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी है। अच्छा, ऐसे इसको भी देखोगे, यहाँ पर रखिए आप हाथ अपना, और यहाँ से देखो ये OH है। अच्छा, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक इससे 2 से जुड़ा है, तो ये भी सेकेंडरी है। ऐसे ये भी सेकेंडरी, ये भी, केवल यही प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, और यहीं से OH जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर ये बोल रहे हैं, अब आपके पास आंसर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट को आपको बताना कि पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो चलो देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जब एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे अब हमारे पास आप देखोगे, मैंने आयरन ले लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए तो आपके पास ये आर्गन है, Ar, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4s2 3d6। अब ये जो D सब सेल है, इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 6, ठीक है। तो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन भर लेंगे सब में, अब पेयरिंग करेंगे, तो अब देखोगे अनपेयर्ड कितना है, अनपेयर्ड मतलब सिंगल कितने हैं, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं ऐसे लिखा, ये तो जोड़ा है ना, सिंगल होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, 4 आ गया। अब इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया जाए। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फार्मूला है √n+2 Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आ गया, तो उस फार्मूले में रखते हैं हम लोग 4+2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 24, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.89। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक बोला जाता है। जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 4s2 3d10, और यहाँ पर आप करोगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दोगे, फिर आपके पास आएगा बेटा, क्वेश्चन आ जाता है सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर देखिए सब पेयर्ड था इसलिए डायमैग्नेटिक, और ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा
और ये पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा। ये पॉइंट बी नोटेड। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन है, ये है सॉल्यूशन का। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड दिए हैं, एक ए है दूसरा बी है, आर 80 mm एंड 60 mm रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द टोटल वेपर pressure of solution obtained by mixing 3 mole of A and 2 mole of B। ठीक है, तो ये दिए हैं, क्या क्या पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए दिए हैं 80 mm, इसको P0 A मान लो। वेपर प्रेशर ऑफ बी दिए हैं 60 mm, इसको आप P0 B मान लीजिए। मोल ऑफ ए कितना दिए हैं 3, और मोल ऑफ बी कितना दिए हैं बेटा 2। आपको बताना है PS। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन ये बताना है। तो ये राउल्ट का लॉ लगाइए, राउल्ट फार्मूला PS इक्वल टू P0 A इंटू काई ए प्लस P0 B इंटू काई बी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। पहली बात तो मोल फ्रैक्शन ए का निकाल लो, ठीक है, बी का निकालो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ए का Na के मोल अपान Na प्लस Nb टोटल मोल ना। तो Na के मोल कितना दिया है आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे Na के मोल 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, अपान Na के मोल कितने हैं 3 + 2, ये B के हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा। अच्छा, ऐसे मोल फ्रैक्शन आप बी आपको निकालना है, तो Nb के मोल अपान Na प्लस Nb के मोल। तो Nb के मोल क्वेश्चन में दिया है 2, तो 2 को ऊपर रख दिया, 3 + 2 मतलब A के यहाँ पर 3 दिए हैं और B के 2 दिए हैं, फिर ये आ जाएगा कितना 2/5 आ जाएगा। तो बस अब काई B की जगह पर ये रख दो और काई A की जगह पर ये रख दो, और P0 A तो यहाँ दिया ही है, P0 भी दिया है, इस फार्मूले में आप रख दीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोग P0 A की जगह पर 80 रख दिए हैं, इंटू काई A की जगगह पर 3/5 रखे हैं, प्लस P0 B की जगह पर 60 जो क्वेश्चन में दिया था, काई B की जगह पर 2/5। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप यहाँ से इसको काट दीजिए बेटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 5 और यहाँ पर 5/1 और यहाँ पर 5 × 30, मतलब इसको आप ऐसे काट देंगे, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास 16 × 3 आ जाएगा, ठीक, प्लस 12 × 2, बस इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 72 mm। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 72 mm। नेक्स्ट आपके पास आता है सी पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। व्हेन ए कॉपर रॉड इज डिप्ड इनटू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न ब्लू। जब हम लोग कह रहे हैं कि कॉपर की रॉड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। कॉपर एवर फ्रॉम Ag इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है बेटा, तो उसमें जो है वो कॉपर Ag से ऊपर रखा गया है। ठीक है, आपके पास देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर लिखा है, कॉपर डिस्प्लेस Ag फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है ना Ag को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, एंड कन्वर्टेड टू कॉपर 2+ आयन, और खुद कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस कॉपर 2+ आयन क्या होता है ब्लू कलर का होता है, दस सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू, इसलिए सॉल्यूशन क्या होता है ब्लू कलर का हो जाता है। पहली बात, कॉपर को Ag से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखा गया है। कॉपर जो है Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Ag को उसके साल्ट से वो हटा देता है, और सॉल्यूशन का कलर कॉपर 2+ के कारण ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये आपके पास ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, मैं कुछ ही एलिमेंट लिया हूँ, जैसे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के ऊपर जिंक, मैग्नीशियम या लिथियम सबसे ऊपर है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। यहाँ उसके बाद देखोगे कॉपर सिल्वर, तो कॉपर क्या है, नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यही तो मैं लिखा हूँ, कॉपर एबव फ्रॉम एजी, कॉपर एजी से ऊपर है। तो जो ये ऊपर वाले एलिमेंट हैं तो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसकी साल्ट से उसे हटा देंगे। और सबसे मेन पॉइंट रिएक्शन है, तो रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन आपको लिखना ज़रूरी होता है। कॉपर है, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन है। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट ही है आपके पास AgNO3। अब आपके पास ये आपस में जब जाता है, जैसे आपने कॉपर इसमें मिलाया, तो ये कॉपर इसको Ag को हटा देगा, तो बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है। और कॉपर नाइट्रेट को जब आप सब देखोगे तो कॉपर नाइट्रेट में कॉपर 2+ में है, जैसे कॉपर नाइट्रेट का ये फार्मूला आपके पास है। ठीक है। इसको आप जब तोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, कॉपर 2+ प्लस NO3 माइनस, ठीक है, 2। तो इसकी वजह से कलर हो जाता है ब्लू। ठीक, और ये आपके पास सिल्वर है। अब हम लोग आते हैं डी पार्ट में, और डी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो मोनोडेंटेट लिगेंड उसे बोलते हैं जिसमें 1 डोनर एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो लिखा द नेगेटिव आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 1 डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट आर यूनिडेंटेट। ठीक है। द नेगेटिव आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 1 डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट, जिसके पास एक ही डोनर एटम हो। जैसे यहाँ पर NH3 देखोगे जब, लेकिन लिगेंड के तौर पर इसका नाम लोगे बेटा तो इसे एमीन बोलोगे। Cl- क्लोराइडो है, वाटर आपके पास है। तो देखिए मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, ये मेटल है और ये जो आपके पास लिगेंड है एमीन, ये जाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। और साइड में लिख दो लिगेंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, वाई CO स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोराइड आयन। ठीक है। ये जो कार्बोनिल होते हैं ना, CO, इसको लिगेंड के तौर पर आप कार्बोनिल पढ़ोगे। ये कह रहे हैं स्ट्रांग लिगेंड क्या होता है क्लोरीन की तुलना में। तो पहले तो यहाँ बात, फिर यहाँ भी मैंने लिखा है इसे, देखो ये बनाया मेटल, ये लिगेंड है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा हूँ और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लिगेंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है। रीजन क्या है, कार्बोनिल हैज पाई बॉन्ड। अब ये क्या है कहानी, इसको देख लो। CO is a strong ligand due to the presence of pi bond available for donating pi electron to the metal ion oblique atom, while Cl- has pair of electron but less available for donation due to more delocalization of pi electron। तो CO में ऐसी क्षमता होती है ना कि मेटल के साथ क्या बना सकता है, सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनवा सकता है। तो देखो कैसे बना सकता है सिग्मा और पाई। तो आप देखेंगे जब मेटल यहाँ पर होगा और ये CO मान लो, पहली बॉन्ड देखो यहाँ पर, ये जो मेटल है और ये CO है, इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या होता है, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल इस CO के खाली ऑर्बिटल से जाकर के पाई बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। तो इसके बीच जब बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें ये होता है ना, तो यही इसको अलग करता है औरों से, इसीलिए कार्बोनिल ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड है क्लोराइड की तुलना में। तो ये आप फिगर दिखाइए इस रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन को तो बेस्ट रहेगा। मतलब क्या है, CO क्या करेगा, मेटल के साथ सिग्मा तो बॉन्ड बनाएगा, अपना भरा हुआ ऑर्बिटल यूज करके, इलेक्ट्रॉन यूज करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन दोबारा क्या होता है, मेटल का भरा हुआ ऑर्बिटल से ये क्या बनाता, पाई बॉन्ड बना लेता है। तो ये सिग्मा पाई दोनों बनता है इसके बीच, इसलिए ये जो बॉन्ड है ना ये मजबूत हो जाता है। अब देखो इसमें जैसे इन्होंने इसके साथ बॉन्ड बनाया लिगेंड इसके,
तो इसके बाद ये मेटल का भरा हुआ इसके साथ बनेगा, तो इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में जहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनता है साथ साथ, उसे सिनर्जिक इफेक्ट बोला जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट, SYNERGIC इफेक्ट, ठीक है। सिनर्जिक इफेक्ट ये क्या करता है, बॉन्ड को स्ट्रेंथ कर देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ CFC या ऑक्टाहेड्रल है, वो डेल्टा ओ, CFC का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यदि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, स्मॉल होगी, तो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में क्या करना चाहता है, उसकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो पेयरिंग वीक फील्ड नहीं करवा पाता है। अच्छा, लार्ज वैल्यू ऑफ CFC, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो ये वैल्यू लार्ज होगी CFC की तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, यहाँ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं बेटा, पेयरिंग करवा देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर आपके पास आएगा डाइल्यूशन का, ठीक है। डाइल्यूट करना है आपको, तो देखिए ये काफ़ी बार एक आध बार और पूछा गया है अभी पहले के सेट में। तो विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को कंडक्टिविटी बोला जाता है। डिक्रीज है बिकॉज विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इन 1 ml सोल्यूशन डिक्रीजेज, ठीक है। तो 1 ml सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयन कम होंगे, इसीलिए ये क्या होगा, कप्पा कम होगा डाइल्यूट करने में। कप्पा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर ये है 1 ml, मान लो यहाँ पर सोल्यूशन है, ये 1 cc लिखा है, ठीक है, या इसी को आप 1 ml कर लो, दोनों बराबर है बात, ठीक है। अभी 1 ml में आपके पास 5 आयन है, तो 1 ml में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो आयन होते हैं, ठीक है, 1 ml में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होती है उसे कप्पा बोला जाता है, कंडक्टिविटी। तो ये पर ml ये स्पेसिफाई कर दिए हैं कि 1 ml में उपस्थित आयन के द्वारा जो भी कंडक्टिविटी हो, जो भी कंडक्टेंस होता है उसे कंडक्टिविटी आप बोलेंगे। तो मान लो 1 ml में भी आपके पास 5 आयन है, 1 2 3 4 5 मैंने दिखाया, और इसमें तुम 4 ml वाटर ऐड कर दो, तो पानी ज़्यादा ऐड करो लेकिन आयन उतना ही है, तो अब आपके पास वाटर हो गया 5 ml, और 1 ml में कितना हो रहा आयन, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 ml में अब एक ही आयन बचा हुआ है। तो पहले 1 ml में 5 आयन था, अब 1 ml में 1 आयन है, तो आयनों की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है पर ml, इसीलिए कप्पा कम हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर पर देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखा है कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक, कप्पा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखिए, इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीजेज एंड ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पास मॉलिक्यूल है उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा टूट जाएगा, तो भागने लगेगा, और भागने लगेगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी मतलब कितना लिक्विड, कितना मीडियम जो प्रोवाइड कर रहे हो कितना विस्कस है, तो ज़्यादा विस्कस होगा तो वहाँ पर कंडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि आयन के मोमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो यार नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास और देख सकते हो बेटा, ये हम लोग पहले से रिलेशन निकालें, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा था 1 ml में, तो कप्पा ज़्यादा था, कंडक्टिविटी ज़्यादा थी। जब तुम इसमें पानी मिलाए तो कंडक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयन कम हो गए।
तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग पॉइंट निकाल लें तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। और एक फैक्टर ये भी है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, ये भी डिपेंड करता है। तो चलिए ये पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक कॉपर का, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका आप आईपीसी नाम भी लिख सकते हो बेटा, जैसे आपको जब तो कम मैटर लगे तो आप आईपीसी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या आईपीसी नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा, 4 है ना, टेट्राएमीन, ठीक है। कॉपर, सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके लाओगे, और लास्ट में सल्फेट। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं टेट्राएमीन, डबल एम रहेगा, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में सेकंड, और लास्ट में आप लिख दीजिए सल्फेट, ठीक है। ये कर लीजिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए। जैसे लिगेंड है, ये न्यूट्रल है, तो इस पर चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब सल्फेट आपके पास है, इस पर -2 चार्ज होता है। तो मैं वही लिखा हूँ, इसका मुझे फाइंड आउट करना है एक्स का। तो x + 4 × 0 मतलब आपके पास यहाँ पर 4 है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, +1 × -2 ये आपके पास है, तो -2 इसका हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x - 2 = 0। तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा? +2। अब यही आपके पास यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस पर क्या चार्ज होता है ये आपको लर्न होना चाहिए, तब आप निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए मैंने क्या लिख दिया हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखिए अभी यहाँ पर ये मेटल आपके पास यहाँ से कितने लिगेंड जुड़े हैं बेटा? 4। तो यही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। लास्ट में आपके पास यहाँ पर देखता हूँ 3D पार्ट इसका है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। ये ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन है ना, ये बार बार पूछा जा रहा है, हर सेट में आपको ये रिएक्शन मिलेगा, तो क्यों ना इसको आप याद ही कर लें। देखिए ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ब्रोमीन क्या होता है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये CHO को COOH में चेंज कर देता है। यदि आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो ये CHO किस में चला जाएगा बेटा? COOH में। बस उसी को लिख लीजिए, ये ग्लूकोज आपके पास है और यहाँ पर बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आपको बेटा क्या करना, शेयर करना अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।